नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हमारे इस खास कार्यक्रम द अदर साइड में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने पहाड़ से निकलकर पहाड़ की संस्कृति को संजोने का बखूबी काम किया है और पहाड़ के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ किया है। टीएस मनराल सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत प्रतिपक्ष संवाद पर। जी धन्यवाद मेघना जी। सर, आप उत्तराखंड पर्वतीय महापरिषद के संयोजक हैं। इससे पहले भी जी, मुख्य संयोजक हूँ मैं वर्तमान में। मुख्य संयोजक हैं वर्तमान में, और इससे पहले भी आपने उस संगठन के लिए बहुत कुछ किया है। पहाड़ों से निकलकर बहुत कम लोग होते हैं जो पहाड़ों की संस्कृति को संजोने का काम करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन आपने ऐसा सोचा। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले चाहती हूँ कि ये ख्याल आपके मन में कहाँ से आया और आपका बचपन यहाँ पहाड़ों में कैसे बीता, कैसे बाहर जाने की सोची, ये तमाम चीज़ें आपके मुँह से, आपकी ज़ुबानी, आपकी कहानी। जी मैडम, जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था और वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य बन गया था, तो लखनऊ के लोगों को लगा कि हमारा कोई यहाँ संरक्षक नहीं रह गया है या हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, और वास्तव में नहीं मिल रहा था। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने वहाँ पर पूरे पर्वतीय समाज को जोड़ करके, सभी संगठनों को जोड़ करके एक पर्वतीय महापरिषद बनाई, और तब से पर्वतीय महापरिषद वर्ष 2001 से निरंतर ये पर्वतीय संस्कृति के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लखनऊ शहर में 4-4.5 लाख पर्वतीय हैं। उनके दुख दर्द में, उनकी आपत्ति और विपत्ति, जितनी भी विपत्तियां उन पर आती हैं, कोविड काल में जितनी भी समस्याएं पर्वतीय समाज के लोगों पर आई, और पर्वतीय महापरिषद ने बहुत अच्छे ढंग से अपने समाज के लोगों की सेवा की। पर्वतीय महापरिषद एक बहुआयामी संगठन है, अपनी संस्कृति के लिए बहुत अच्छा कार्य लखनऊ शहर में कर रहा है। इसके अलावा जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में जो कार्य पर्वतीय महापरिषद में कर रही है, वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं उसका पहले अध्यक्ष रहा हूँ, फिर उसका संयोजक भी रहा हूँ, वर्तमान में उसका मुख्य संयोजक हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा लखनऊ शहर के उन मनीषियों को, साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और लखनऊ शहर में पूरे पहाड़ के कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं। और कल्चर के साथ साथ उनके मन में अपने लोगों के लिए जो दर्द है, जो पीड़ा है, जैसे कि यहाँ पर तो गरीबी नहीं दिखती है, लेकिन वहाँ पर गरीबी दिखती है। हमारे समाज के कुछ ऐसे परिवार हैं जो काफ़ी दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। पर्वतीय महापरिषद उनको भी अपग्रेड करने का कार्य करती है। उनको भी कहीं जैसे बच्चों की कोविड काल में शिक्षा दीक्षा में बड़ी बाधा आई, कई बच्चों को वार्निंग मिल गई कि अगर आप फीस जमा नहीं करेंगे हो सकता है आपको विद्यालय से निकाल दिया जाएगा, इंस्टीट्यूट से निकाल दिया जाएगा। तो उन परिस्थितियों में पर्वतीय महापरिषद ने बढ़ करके उन छात्रों को भी देने का कार्य किया है। उनका पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू है, ये सबसे खुशी का विषय है। और आज हमारे मन में भी आत्मसंतोष होता है कि हम अपने पहाड़ के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने बच्चों के लिए, उन गरीब परिवारों के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है और ये देवभूमि की कृपा है, हमारे इष्टों की कृपा है। सर, आपका बचपन यहाँ पहाड़ों में बीता होगा, पहाड़ों में, पत्थरों में, जंगलों में, आपने यहाँ बहुत कुछ देखा होगा। और उस बचपन को अगर आप याद करें तो यहाँ की परिस्थितियाँ, शहरों की परिस्थितियाँ काफ़ी अलग होती हैं। लखनऊ की तो काफ़ी अलग होती है। यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन शहरों में बहुत शोर होता है। वहाँ सुकून ढूंढना पड़ता है, यहाँ सुकून खुद ब खुद मिल जाता है। लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी बाहर जाकर कितना बदली, और इससे ही प्रेरित होकर आपने कैसे वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें यहाँ की जैसी परिस्थितियाँ, एनवायरनमेंट, यहाँ के जैसे सुकून देने की कोशिश की? मैडम, मेरा जीवन इंटर तक ये पहाड़ में गुजरा है। मैंने स्कूलिंग उत्तराखंड से की है। मैं ग्राम चलसिया, तहसील रानीखेत का रहने वाला हूँ। मैंने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल प्रेम विद्यालय गाजीपुरी ताड़ीखेत से, और इंटर मैंने राजकीय इंटर कॉलेज देवलीखेत से किया। और उसके बाद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में चला गया, और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ और इवन कुछ वर्षों तक शोध भी मैंने किया है। ये लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने किया है। देखिए, यहाँ पर जो बहुत मेहनत कश ज़िंदगी हमने जी है, वो पहाड़ के सब कार्य मैंने किए हैं जो एक गरीब आदमी करता है।
जो अपने गाँव में जो कार्य होते हैं, हल चलाने से लेके लकड़ी फाड़ने से लेके पानी भरने तक, जितनी भी जटिल समस्या हमारे पहाड़ की, वो उन सब से मैं दो चार हुआ हूँ। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचा तो मैंने कहा यहाँ तो जीवन बिल्कुल, विश्वविद्यालयों का जीवन तो बिल्कुल राजाओं वाला जीवन है, 24 आवर्स आपको सेवा मिलती है। तो मैंने कहा इन चीज़ों का फ़ायदा लिया जाए। मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से इंटर पास करके गया था। जब लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने देखा तो यहाँ तो पढ़ने लिखने की बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो एक बड़ी मुश्किल से इंटर पास करने वाला आदमी वहाँ थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न हमने पास किया। इवन मैंने MSW किया था और MSW मैंने टॉप किया था लखनऊ विश्वविद्यालय में, तभी मुझे रिसर्च में एडमिशन भी मिला था। तो बहुत मीठे खट्टे अनुभव जीवन के रहे हैं। और जो हमने बचपन में जीवन जिया, बड़े विषम परिस्थितियों में हमने जीवन को जिया। आज मैंने आपको बताया कि ईश्वर की हम पे इतनी कृपा है कि हमारे पास अपने अलावा लोगों की मदद के लिए ईश्वर ने इतना दे रखा है। मन करता है कि लोगों की मदद करें, लोग हमारे बराबर चले। क्योंकि हमने धन का बहुत ज़्यादा उपयोग भी कर लिया है, धन देख भी लिया है, कभी नहीं भी था। तो अब हमने विकल्प, हमने ये अपने मन में विचार रखा है, ये धन बहुत ज़्यादा साथ साथ चलने वाला नहीं है। धन की तीनों गतियों से, उसका भोग, उसका दान और अंततः क्या होता है, विनाश। तो धन का जितना उपयोग हो जाए, जितना लोगों में बांट सकें, जितने अपने लोगों को आगे ला सकें, ये धन की सबसे अच्छी गति है। उस गति को हम समझ गए, समय पर समझ गए। अगर कोई बाद में समझते हैं पछतावा होता है, लेकिन उसकी गति को जल्दी और समय पर समझ गए हैं। ये बड़ा एक आत्मसंतोष मिलता है। और मैं हमारे प्रतिपक्ष के, हमारे आदरणीय जोशी जी, ये बराबर मुझे प्रमोट करते हैं, बराबर मेरे लेखों को इन्होंने अपनी पत्रिका में जगह दी है। और पहाड़ के प्रति जितनी चिंता विनोद जोशी जी की है, मैं भी सोचता हूँ उनको मैं भी शेयर करूँ। और अभी भी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री बन गए हैं, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे, मेरे जूनियर थे। और ईश्वर की बड़ी कृपा उन पर रही। और आज जो एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, और एक सकारात्मक, उनके मुख्यमंत्री बनने से ऐसा सकारात्मक माहौल उत्तराखंड में बना है। मुझे खुशी है कि मेरे जूनियर थे और आज एक बहुत ऊंचे प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं। और मैं देख रहा हूं कि उनके आने के बाद एक सकारात्मकता जो उत्तराखंड की राजनीति में आई है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सकारात्मकता जो आई है, ये मन को खुश करने वाली है। होना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवा जोश, युवा सोच। और अच्छा लगा भी, वो लखनऊ भी आए थे। कुछ उनके बारे में उनको टिप्स देने थे, लेकिन उनकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा है। मैं तो उनसे कहने वाला था कि क्या क्या आपको आगे लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं, पर्वतीय समाज इसको कर सकता है। तो और मैं उनको बताने वाला था कि कैसे पहाड़ के आदमी को पहाड़ में रोका जाए। सबसे हमारे लिए इसमें दुखद चीज़ क्या है, पलायन। ये पलायन एक ऐसी समस्या है, इसके ऊपर मैंने एक 84 में एक बहुत बड़ी सेमिनार भी हुई थी, उसमें मैं गया था बतौर अतिथि, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो पहाड़ के आदमी को पहाड़ में ही कैसे रोका जाए, कैसे रोज़गार सृजन हो, मेरे दिमाग में था। जब भगत सिंह कोश्यारी साहब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होते थे, तो मैंने उनसे कहा था कि सर, आप उत्तराखंड को अगर एक रिच स्टेट बनाना चाहें तो उसके लिए एक तो वहाँ आपको एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने उनको बताया कि जैसे चौखुटिया में बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर एयर सर्विसेज मिलनी चाहिए। उससे क्या है, होटल व्यवसाय आगे बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, टैक्सी व्यवसाय बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में हमारे नौजवान वहाँ पर रुकेंगे। हमारे चौखुटिया में बनना चाहिए, उधर श्रीनगर में बनना चाहिए, हमारे गढ़वाल में। इसके अलावा यहाँ एम्स की आवश्यकता थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। तो मैंने तो अभी मेरे दिमाग में ये बात थी कि जो ये HMT फैक्ट्री रानीबाग में है, ये जीर्ण शीर्ण हालत में है, यहाँ पर एम्स की एक शाखा यहाँ खुल जाती तो हमारे पहाड़ के लोगों को बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधा यहाँ मिलती। और ये ट्रैफिक जाम से भी बच जाता, कि पहाड़ का आदमी यहीं इलाज करके अपने पहाड़ की तरफ निकल जाता। अब किच्छा में सुना कुछ प्रस्ताव बनाया है इन्होंने, और इससे ज़रूर लोगों में नाखुशी होगी, क्योंकि HMT फैक्ट्री इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारी बर्बाद हो रही है, इतना बेहतरीन प्लेस हमारा किसी निष्प्रयोज्य हो गया है। बिल्कुल सर, आगे मेरे आपसे सवाल इसी पर हैं, लेकिन आपने बताया कि आपके संघर्ष बहुत रहे और
आपने संघर्ष और विषम परिस्थितियों के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए और शायद यही कारण रहा कि यहाँ पर इंटर पास करना मुश्किल रहा, लेकिन वहाँ पर आपको सब कुछ इतना इजीली इसलिए मिल गया क्योंकि पहाड़ के संघर्ष बहुत होते हैं। वो परिणाम आपको वहाँ जाकर मिला। उसके बाद आपने पलायन का मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा है, जिसे लेकर प्रतिपक्ष संवाद की टीम भी लगातार एक मुहिम चला रही है और लोगों से सवाल भी कर रही है कि आखिर इस मुद्दे को लेकर वो क्या सोचते हैं। और आपने कहा कि आपके संघर्षों का परिणाम आपको बाहर जाकर मिला। प्रतिपक्ष संवाद भी ये चाहता है और मुझे लगता है पहाड़ की जनता भी ये चाहती होगी कि अब जो लोग पहाड़ में संघर्ष कर रहे हैं, अगर उनको परिणाम मिले तो पहाड़ों के अंदर ही मिले, वो अपनी संस्कृति को यहीं पर संजो कर रखें। हालांकि बाहर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर्वतीय महापरिषद के तौर पर आपने हमेशा ये सोचा है कि पहाड़ की जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको कोई दिक्कतें ना हो, लेकिन पहाड़ का व्यक्ति अगर पहाड़ में रहेगा तो ही शायद पहाड़ और ज़्यादा आगे बढ़ेगा। जो पहाड़ से सुख हैं वो पहाड़ के स्थानीय लोगों को ही अगर ना मिले तो फिर बाहर से आने वाले जो स्थानीय जो पर्यटन है वो स्थानीय लोगों से जब यहाँ की दुविधा सुनते हैं तो उनको भी दुख होता है कि यहाँ के लोग आखिर क्यों पहाड़ छोड़कर चले जाते हैं। मैडम, इसके लिए हमें स्वयं आगे बढ़ के कार्य करना पड़ेगा। पहले हमें अपने अंदर से इस पलायन को रोकने के तरीका ढूंढने होंगे। मैं जब उस सेमिनार में गया था 84 में, तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे भाषण लोग दे रहे थे, लेकिन भाषण दे करके हमारे पहाड़ के आदमी को गुमराह करना आसान नहीं है। बहुत शिक्षित समाज है हमारा, और पहले कहावत भी थी, भारतवर्ष का सबसे शिक्षित अगर राज्य स्टेट है तो केरला है, और सबसे शिक्षित अगर जिला है तो अल्मोड़ा जिला है। तो इतने शिक्षित समाज को आप भाषणों से उनका पेट भरना चाहेंगे तो नहीं भर पाएंगे। तो मैं 84 जब गया था तो बहुत सारे भाषण सुने थे। खैर, उन्होंने जो वहाँ पर जो उनका तरीका था वो बहुत अच्छा। मैं तीसरी लाइन में बतौर मुख्य अतिथि मैं तीसरी लाइन में बैठा था। एक बुद्धिजीवी उसमें थे, बच्चा था वो, लेकिन उसका दिमाग बहुत अच्छा था। उसने कहा, मुख्य अतिथि तो आपके पीछे बैठे हुए हैं। तो खैर, एक विशाल जनसमूह वहाँ पर था। तो माँ सरस्वती की कृपा है मेरे ऊपर थोड़ी सी। तो जब मैंने विषय लिया और बोलना शुरू किया तो जनसमूह शांत हो गया और उन्होंने बड़े ध्यान से मुझे सुना। मैंने जो लोगों वहाँ पर ये पलायन के ऊपर बात करते, मैंने कहा पहले आप बताओ अपने पहाड़ के पलायन को रोकने के लिए क्या क्या किया है। क्या आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता से आए हैं, ये बताइए। अगर आप अपने परिवार के साथ गांव में रहना चाहेंगे तो आपके पास गांव में रहने के लिए मकान है या नहीं है, शौचालय आपके पास है कि नहीं है। हमारे बच्चे आज की तारीख में शहर में रहते हैं तो उनकी ज़िंदगी एकदम हमसे अलग है। तो आपके पास कम से कम 3 दिन रुकने के लिए आपके पास मकान होना चाहिए, और बच्चों को खेत खलिहानों में न जाना पड़े तो उनकी सुविधा के लिए आपके घर में सुविधा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है और हम इतने रिच हैं। आपने अपने गांव के अपने भाइयों के लिए, चचेरे भाइयों के लिए, मौसेरे भाइयों के लिए, गांव के गरीबों के लिए क्या किया? आपका योगदान कितना है? आपका पैसा कहाँ दिख रहा है? तो हमें इतना प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन विषय आगे मैं बता दूं। तो मैंने अपने घर में, मुझे कुछ बुजुर्गों ने कहा कि आपने 20-30 लाख रुपया अपने घर यहाँ लगा दिया चलसिया में, यही पैसा आप हल्द्वानी में लगाते, यही पैसा आप लखनऊ में लगाते। मैंने कहा देखिए, ये हमारे पितरों का घर है, इसको बनाने में जो आत्मसंतोष मिलेगा और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पलायन को रोकना, ये मकान बना देने से मैं साल में 2 बार गाँव में जाता हूँ और 8-10-15 युवाओं को लेके जाता हूँ। तो मुझे घर अच्छा लगता है, वहाँ सभी सुख सुविधाएं हैं। हल्द्वानी से मैंने पूरा फर्नीचर वहाँ लगाया। अभी लखनऊ में मेरे घर में उतना सुंदर फर्नीचर नहीं है जितना फर्नीचर मेरे गांव में है। और कभी हम 8-8, 10-10 किलोमीटर जाते थे, पानी का कनस्तर सर में रख के लाते थे। आज वहाँ कभी लोगों ने गीजर की कल्पना भी नहीं की होगी, वहाँ गीजर भी है। वहाँ पर सभी यूरोपियन, इंडियन टॉयलेट्स हैं, मतलब ये अकल्पनीय चीज़ वहाँ पर बनी है। इसके अलावा एक मेरा भतीजा था, मेरे ताऊ जी का नाती था, तो वो कह रहा मैं दिल्ली जाता हूँ। मैंने कहा दिल्ली में कितनी तनख्वाह मिलती है जी? बोला 7,000। हमने कहा 7,000 में तुम दिल्ली जाओगे, बच्चों को भी ले जाओगे, ये तो तुम बच्चों का भी नाश करोगे, अपना भी नाश कर रहे हो। उसने कहा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। हमने कहा विकल्प हम बताते हैं, आप हमें हल्द्वानी मिलो। फॉर्चुनेटली उस दिन में मैं इसी होटल में रुका था। तो बच्चे को मैंने दिल्ली से बुलाया, मैंने कहा बोरिया बिस्तरा लेके गाँव पहुँचो, फिर मेरे को हल्द्वानी मिलो। तो इधर ही कहीं एक शोरूम है इनका गाड़ी का, तो एक 7 लाख की गाड़ी मैंने उसको दी।
मैंने कहा तुम्हारा काम गाँव घर में रहना है, आपत्ति विपत्ति में गांव के लोग कोई गिर जाए, कोई दुखद घटना हो जाए, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे, खर्चा मैं दूंगा। तो गाड़ी मैंने 7 लाख की 8 लाख की गाड़ी दी उसको। तो आज बच्चा खुशहाल है। मैं भी एक शादी में आया था, वो भी गांव के लोगों यहाँ लेके आया था। मैंने गाड़ी की हालत देखी, बहुत अच्छी गाड़ी है उसकी। वो कह रहा मैं कमा भी रहा हूँ, जन सेवा भी कर रहा हूँ, किस्तें भी पूरी हो गई। जो 2-3 लाख, मैंने 2-3 लाख किस्तें रखी थी उसको। मैंने कहा पूरी गाड़ी का अगर पेमेंट करूँगा तो हो सकता है ये अपने ट्रैक से हट जाएगा। फ्री की चीज़ अच्छी नहीं होती ना। 2-3 लाख उसको हमने कहा तुम किस्त में पूरी हो गई। तो ये जो प्रैक्टिकल वर्क, हम कहने का सार ये था कि आप भाषण तो दे रहे हो कि पलायन को रोको, लेकिन पलायन रोकने के तरीके क्या क्या होंगे। हमने उस बच्चे को रोका, उस बच्चे की वजह से 4-5 गांव के लोगों को और रोजगार मिला। दूध वहाँ से जाता है और गांव के लोग शहर जाते हैं, सब्जी भाजी लेके जाते हैं उस गाड़ी से। दूध भी जाता है, सब्जी भी जाती है, गांव के लोग भी जाते हैं। तो बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रयास भी करना ज़रूरी है, सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा और ये खासकर नेताओं को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक और आपसे और आखिरी सवाल है सर, कि फिलहाल उत्तराखंड महापरिषद जो है क्या कुछ कार्य कर रहा है, पर्वतीय महापरिषद आगे आने वाले वक्त में आपके प्लान क्या हैं ताकि जो पहाड़ की संस्कृति है उसको संजोए रखा जाए, आगे आने वाले कुछ कार्यक्रम अगर आप बताना चाहें तो? मैडम, पर्वतीय महापरिषद जो है धरातल में कार्य करना पसंद करती है। देखिए, पूरे उत्तराखंड में भी और लखनऊ में भी बहुत सारी संस्थाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम करती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, झोड़ा चांचरी करना दिगर चीज़ है, लेकिन मूल रूप से उस कल्चर को कैसे आगे लाया जाए। जैसे थे एक पहाड़ में ओलगोजा बजाने वाले, दूसिया दमाई कहते हैं, ऐसा कुछ था उनका नाम था। तो जो हमारे पहाड़ के मूल वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों को सजोने, उनको बजाने वाले लोगों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। अपने मूल कल्चर को, जो हमारी पहचान वास्तव में उत्तराखंड की है, उस कल्चर को आगे लाने की आवश्यकता है। झूड़ा चांचरी से आगे बढ़ के मैंने तो अभी एक सेमिनार में कराने जा रहा हूँ लखनऊ में। हमारी भाषा पूरे भारतवर्ष की आज जितनी भी 14-15 भाषाएं जो संविधान की अष्टम सूची में शामिल हैं, भाई हमारे पहाड़ के इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, इतने बड़े विद्वान हमारे पहाड़ में रहते हैं, क्या हमारे भाषा के ऊपर कार्य क्यों नहीं हो रहा है? हमारी एक भाषा होनी चाहिए, हमारी एक लिपि होनी चाहिए। चूँकि इतना बड़ा उत्तराखंड है, अभी ये विषय भी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने में रखेंगे। एक विद्वानों का समूह केवल इसी विषय पर कार्य करें। उत्तराखंड की भाषा होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए। ये मूल रूप से जब इन कार्य को किया जाएगा। और एक अच्छी बात आपको और बताऊं, अब धीरे धीरे, पहले गरीबी थी, जब गरीबी थी तो आदमी अपने तक सीमित था। अब लोगों ने, मेहनत कश उत्तराखंडियों ने अपने आप को खड़ा कर दिया है। अब जो उत्तराखंड का आदमी, युवा जब खड़ा हो गया है, अपने पाँव पर खड़ा हो गया, उसके बाद ईश्वर ने कुछ अतिरिक्त दे दिया। अब बाहर की तरफ देख रहा है, अपनी संस्कृति के लिए सोच रहा है, अपनी भाषा के लिए सोच रहा है, अपने लोगों को आगे लाने के लिए सोच रहा है। ये हमारे देवभूमि की कृपा है कि हमारे पहाड़ का आदमी आज विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। और भारतीय राजनीति से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, अब देखिए हमारे रावत साहब, बिपिन रावत साहब देखिए कितने ऊंचे पद पे हैं, डोभाल साहब देखिए। और अभी ये तो 1-2-3 लोगों के नाम मुझे याद हैं। आप देखेंगे कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के एचओडी जो है हमारे उत्तराखंड का आदमी है। गर्व होता है कि हमारे लोग इतने प्रतिष्ठित पदों पर इस भारतवर्ष में। अभी कुछ नाम आपको अमेरिका में भी वाइडन साहब के कैबिनेट में कुछ मिलेंगे कुछ दिनों बाद आपको, हमारे पहाड़ के लोग। बिल्कुल सर, पहाड़ और पहाड़ की चोटियां और पहाड़ियों ने बिल्कुल देश का नाम रोशन किया है और जाहिर सी बात है कि जो पहाड़ों में रहता है, पहाड़ के संघर्ष को देखता है, मेहनत कश व्यक्ति अपने आप बन ही जाता है। और उसके बाद आप जैसे तमाम लोग हैं जो बाहर जाकर भी पहाड़ के लिए कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद वक्त अपना देने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, पर्वतीय महापरिषद अपना काम कर रहा है, पहाड़ की संस्कृति को संजो कर रख रहा है। पहाड़ में रहने वाले लोग पहाड़ की संस्कृति बखूबी जानते हैं, लेकिन पहाड़ से जाने के बाद भी इस तरह से पहाड़ के लिए कार्य करना, शायद ये अपने आप में एक ऐसी सोच है जो हर किसी में नहीं आती। लेकिन जिस तरह से सर काम कर रहे हैं, वैसे ही हर पहाड़ी को सोचना चाहिए, जो बाहर जा रहे हैं और जो यहाँ पर रह रहे हैं, बाहर जाने की सोच रहे हैं, उनको भी पहाड़ के लिए कुछ करने का सोचना जरूर चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम दादर साइड में इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।